आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HAP 1 का यूनिट 3 बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। सबसे पहले ना हम ना जैसे इंट्रोडक्शन है ना थोड़ा, तो हम इसको एक ओवरव्यू की तरह यूज़ करेंगे और ना स्टार्टिंग में ही जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ना, उसको एक ही उसमें कवर करने की ट्राई करेंगे। जैसे सबसे पहले ना लिखा है कि भाई ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, क्या लिखा है? ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले याद करो कनेक्टिव का मतलब क्या होता है। कनेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को कनेक्ट करने वाला। ठीक है, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने वाला। राइट नाउ, कैसे ब्लड कनेक्ट कर रहे हैं? अब देखो, जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ ब्लड का कनेक्शन में। सबसे पहले ये लो ब्रेन, और ये लो हमारा हार्ट कह लो। चलो, अब ये बताओ, ब्रेन जो है उसने, हम बोलते हैं ना कि भाई कभी कभार हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी कभार हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है, उसके लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी हाइपोटेंसिव मेडिसिन से लेते हैं। तो वो लेते कैसे है भाई? हमने तो खाई उसको, लेकिन उसने कैसे एक्ट किया कि भाई हार्ट हमारा पंप करने लग गया है, मतलब उसका इफेक्ट कैसे आया? या तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे खुद का ना बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। हम बोलते हैं कि भाई हमारा खुद ब खुद क्या हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, हमारा खुद ब खुद क्या हो गया, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो वो करा कैसे? क्या वो करता है, ब्रेन कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, ये हॉर्मोन्स रिलीज करें। अब ये जो हॉर्मोन्स है ना, ये हार्ट तक पहुंचेंगे कैसे, या फिर ये हार्ट के रिसेप्टर्स पे एक्ट कैसे करेंगे? तो उसको पहुंचाने का जो काम करता है ना, वो काम करता है हमारा ब्लड। ब्रेन में भी क्या है? ब्लड है। हार्ट में भी क्या है? ब्लड है। तो क्या करता है, ब्रेन की जो जो चीज़ें हैं ना, चाहे वो हॉर्मोन्स हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट कोई भी और चीज़ हो, वो ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड उस चीज़ को लेके कहाँ पे पहुँचाता है? हार्ट पे। तो ये क्या काम कर रहा है? कनेक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये कनेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, नाउ हम पढ़ रहे हैं, इट प्रोवाइड वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। अब देखो, कनेक्शन ना किसी भी प्रकार का हो सकता है। हम कहाँ का यूज़ होता है ब्लड का ना, एक तो हार्ट वाले पार्ट से और ब्रेन वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। एक होता है हमारे लंग्स के अंदर। क्या करता है वो? यहाँ पे लिखा ना, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। ब्लड क्या करता है? ब्लड सबसे पहले जाता है लंग्स में, और लंग्स में कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, DOB, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है कि इस ब्लड के अंदर CO2 है, ऑक्सीजन बहुत कम है या फिर है ही नहीं। ठीक है, ये होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? ये जाता है हमारे लंग्स के पास। ठीक है, और लंग्स के पास क्या होती है? बहुत सारी ऑक्सीजन होती है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही होती है? जो हम एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं ना, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है ना। ये जो ऑक्सीजन है जो हमारे कहाँ से आई? एटमॉस्फेयर से। जब हमने सांस लिया, सांस लेते हुए क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर आई। ऑक्सीजन किसके पास गई? लंग्स के पास गई। अब लंग्स है, अब इस CO2 को लेके कौन आ रहा है? इस CO2 को लेके भी कौन आ रहा है? ब्लड लेके आ रहा है। अब ब्लड में क्या होगा? ब्लड जो है CO2 किसको दे देगा? लंग्स को वापस दे देगा, और यहाँ से O2 लेके वापस कहाँ चला जाएगा? बॉडी के अंदर। तो ये भी हम क्या कहेंगे? ब्लड एक कनेक्शन बना रहा है, किसके बीच में? सेल्स के बीच में, और गैसेस इंग्रेडिएंट या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बीच में। अब दूसरी बात लिखी है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू द टिश्यू एंड सेल वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रिंसिपली द किडनीज। जितना भी न्यूट्रिशन होता है, अब मान लो कि मैंने कुछ खाना खाया। ठीक है, ये कुछ फूड पार्टिकल्स थे, जो खाने के पार्टिकल्स थे, मैंने खाए। अब भाई ये तो मेरे पेट में गए ना, तो सारा का सारा प्रोटीन किसको मिलना चाहिए था? मेरे स्टमक को मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं, मेरे स्टमक को नहीं, ये सारा प्रोटीन तो मेरी पूरी बॉडी को मिला ना। ये मिला कैसे? ये मिला ब्लड के थ्रू। जितना भी यहाँ पे जो न्यूट्रिशन आया, एक मिनट,
देखो, जितना भी न्यूट्रिशन आया ना मेरे पास, जितना भी न्यूट्रिशन आया, ये फूड पार्टिकल्स है, ये अंदर गए, ये हमारा स्टमक था। अगर सवाल अनुसार तो क्या होना चाहिए था भाई, ये फूड पार्टिकल स्टमक में गए तो स्टमक ने सारा सारा न्यूट्रिशन ले लिया, तो ये न्यूट्रिशन कहीं जाना भी नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जितना भी न्यूट्रिशन ये यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये सारा कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। और वो ब्लड क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ये सारा का सारा न्यूट्रिशन दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल पाए। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है हॉर्मोन्स वाला, मैंने आपको बताया जैसे कि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, हमारा हॉर्मोन्स निकलते तो ब्रेन से है, लेकिन वो टारगेट साइड तक कैसे पहुँच जाते हैं। अगर मान लो हमारे हार्ट के कुछ हॉर्मोन्स निकले ब्रेन से, तो वो हार्ट तक कैसे पहुँच गए, हमारे कुछ दिमाग से हॉर्मोन्स निकले किडनी तक के, तो वो किडनी में कैसे पहुँच गए। तो ये सारा काम जो करता है ना, ये हमारा कौन करता है, ये हमारा काम करता है सारा ब्लड। ब्लड जो हमारा वो है, ये कहता है कि भाई तुम चीज़ों को रिलीज करो, ट्रांसपोर्ट का काम मैं करूँगा। ये फ्लिपकार्ट वाला काम करता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मेन दुकानदार कौन है, अगर हम एग्जांपल ले ब्रेन और हार्ट का, मेन दुकानदार कौन है, ब्रेन है। और सामान किसको चाहिए, सामान चाहिए हार्ट को। तो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है ना। फ्लिपकार्ट कुरियर सर्विस है, तो कुरियर सर्विस जो है वो कौन दे रहा है, यहाँ पे ब्लड दे रहा है। तो हम इसको, और कुरियर सर्विस क्या कर रही है, जो सेलर है, जो बेच रहा है, और जो इस चीज़ को ले रहा है, जो बायर है, उसके बीच में कनेक्शन बना रही है, राइट। एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। दैट्स वाई हमने कहा कि जो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू है। नाउ हॉर्मोन्स हमने, हीट प्रोड्यूस इन एक्टिव टिश्यू टू द अदर लेस एक्टिव टिश्यू। हीट प्रोडक्शन में भी कौन काम करता है, हमारा ब्लड काम करता है। बिकॉज अगर ब्लड जो है एक रेगुलर मूवमेंट करेगा, तो क्या होता है, कभी भी एक फ्लूइड जब मूवमेंट करता है तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। और दूसरी बात, अगर वो ब्लड ट्रांसफर हो रहा है एक पार्ट से दूसरे की तरफ, तो कुछ वो न्यूट्रिशन भी लेके जाएगा। न्यूट्रिशन लेके जाएगा तो मान लो क्या बता, मान तो क्या लेना, लेकिन जैसे ग्लूकोज है, हमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज हमारी बॉडी से, ग्लूकोज हमने खाया, जैसे ये वाला ही है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमने खाया, स्टमक के अंदर चल गया, स्टमक के अंदर ये ग्लूकोज थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ, और उसके बाद मान लो ब्लड में चला जाता, ब्लड में इससे क्या बन गई, एटीपी बना लेते हैं। अब एटीपी जो है वो क्या है, एनर्जी सोर्स है, चाहे उसको बर्न करो या कुछ भी करो, वो क्या करेगी, थोड़ा बहुत हीट तो प्रोड्यूस करेगी। तो इसीलिए हमने बोला कि हीट प्रोड्यूस इन एक्टिव टिश्यू। नाउ देयर वाज अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी है ब्लड। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कैसे है, मान लो कभी भी आपको कहते हैं ना कि भाई हमारे WBC होते हैं, हमारे RBC होते हैं, ये सब एक्शन शो करते हैं। WBC जो होते हैं वो एंटीबॉडीज, जो WBC होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह को मारते हैं, उनके अंदर फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसी के कारण हमने यहाँ पे लिखा प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस। नाउ देयर वाज अ क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है। यहाँ पे लग गई चोट, चोट लगने से क्या हुआ, ये सारा का सारा जो ब्लड है ना, ये बाहर की तरफ मूव करने लग गया। अब ये सारा का सारा ब्लड अगर इसी रफ्तार से बाहर मूव करेगा तो बॉडी के अंदर तो ब्लड बचेगा नहीं और इंसान मर जाएगा। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए आता है हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर क्या करते हैं, एक क्लोट बना देते हैं, यहाँ पर एक धक्का टाइप बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है ना वो बाहर नहीं जा पाता, और इसकी वजह से जो ब्लड लॉस होने वाला होता है, जो ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होता है वो प्रिवेंट हो जाता है और ब्लड लॉस नहीं होता। नाउ ब्लड मेकअप अबाउट 7% ऑफ द बॉडी वेट। यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा आपका एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी का 7% वेट कंसिस्ट करता है। बिकॉज अबाउट 5.6 लीटर ब्लड होता है 70 किलो आदमी में। नाउ दिस प्रोपोर्शन लेस इन वुमेन। वुमेन्स के अंदर कम ब्लड होता है बिकॉज देयर वाज अ डिफरेंट साइकिल्स, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और कुछ मैकेनिज्म भी जो फीमेल्स के अंदर होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिसके कारण जो ब्लड यूजेज या फिर ब्लड लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। नाउ देयर वाज अ ब्लड इन द ब्लड वेसल इज ऑलवेज इन अ मोशन। द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ मेंटेन्स अ फेयरली कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट फॉर द बॉडी सेल्स। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो ब्लड है ना वो ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स कौन सी है, ब्लड वेसल्स पाइप है हमारी, जिसके अंदर से ब्लड पास होता रहता है, ठीक है। ये पाइप होती है जो हमारी
जिसमें से ब्लड पास होता रहता है, तो वही लिखा है कि जो ब्लड होता है ना वो कॉन्टिन्यूस इन पाइप्स में से पास करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे सेल्स जो है ना कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन कर सकते हैं ब्लड के सेल्स। मान लो कि हमारे स्टमक के सेल्स हैं, और स्टमक के सेल्स हो गए, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा स्टमक है, ठीक है, और इसके पास कुछ पार्टिकल्स आए, इसने एब्जॉर्ब करे। अगर हमारे यहाँ पे ना कॉन्टिन्यूस ब्लड नहीं होगा, मान लो ब्लड हर 30 मिनट में यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे 30 मिनट तक स्टोर रखेगा स्टमक, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या होता है ना, ब्लड कॉन्टिन्यूस आता रहता है इसके अंदर, जिसके कारण क्या होता है जितना भी सब्सटेंस होता है वो उसी टाइम पर कुछ ही मिली सेकेंड में यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होता है, और ये वाला जो सारा सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी के अंदर मूव कर जाता है और यूज हो जाता है बाय डिफरेंट सेल्स। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ब्लड वॉल्यूम एंड द कंसंट्रेशन of its many constituents are kept within narrow limits by hemostatic mechanism. ब्लड वॉल्यूम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या होता है ना, हमेशा किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, किसी भी चीज़ का कम हो जाना ना हमारे लिए एक बेकार चीज़ है। तो ना हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे लिखी थी ना एक डाटा कि 5.6 लीटर ब्लड एक 70 किलो आदमी के अंदर होता है, मतलब कि नॉर्मल है। अगर मान लो ये 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर कहाँ पहुँच गया, 15 लीटर पहुँच गया, तो 15 लीटर तो हानिकारक है। तो उसी कारण हमने यहाँ पे लिखा है कि जो ब्लड की कंसंट्रेशन और जो ब्लड की वॉल्यूम है वो एक रैंडमली चेंज होती रहती है, चेंज इन द सेंस कि वो फ्रिक्वेंटली कम भी होती रहती है, फ्रिक्वेंटली ज़्यादा भी होती रहती है। मान लो अगर 5.6 से हमारा ब्लड 2 पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा जो ब्लड की वॉल्यूम को इंक्रीज करना शुरू करेगा। अगर मान लो 5.6 है, 5.6 से हमारा पहुंच गया 15 पहुंच गया, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, हमारा एक मैकेनिज्म स्टार्ट होगा और वो ब्लड की कंसंट्रेशन को कम करना शुरू कर देगा, राइट। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ अब हम बात करते हैं कि भाई कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। देखो अगर हमें कभी भी इंट्रोडक्शन लिखना हो ना, तो ब्लड का बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है कि भाई ये कनेक्ट करती है, कनेक्शन कहाँ कहाँ करती है, एक न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करती है उसमें कनेक्शन शो करती है, या एक कनेक्टिव टिश्यू है, और क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करती है। तो ये सब क्या है, एक कनेक्शन शो कर रही है बॉडी के बीच में, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, राइट। देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ब्लड के अंदर कॉम्पोजिशन क्या है। ब्लड की कॉम्पोजिशन मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड की कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब मान लो आपने नींबू पानी बनाया, ठीक है। अब नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू पानी की कॉम्पोजिशन क्या है, नींबू है, वाटर है, शुगर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई है उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ब्लड के अंदर कौन सी कॉम्पोजिशन होती है। तो ब्लड इज अ कॉम्पोज ऑफ अ स्ट्रॉ कलर्ड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ब्लड किससे बना होता है, ब्लड बना होता है एक स्ट्रॉ कलर्ड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से, मतलब कि एक लिक्विड होता है वाइटिश या फिर येलोइश कलर का, उससे हमारा जो है ब्लड बना होता है। नाउ ब्लड में क्या होता है, मेन ब्लड में होता है प्लाज्मा। आपने सुना भी होगा कोरोना के टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का काम किया था, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन हो रहा था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान बचाई गई थी। तो वो ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। अब मान लो कि पानी लिया हमने, ठीक है, पानी लिया, अब पानी के अंदर हमने आरबीसी मिला दिए, WBC मिला दिए, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स मिला दिए, तो क्या हुआ, ये आराम से एक लिक्विड सॉल्यूशन में मिलके ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। लेकिन अब मान लो पानी है ही नहीं, हमने सिर्फ आरबीसी मिला दिया। आरबीसी क्या होती है, ओवल या फिर सर्कुलर शेप के होते हैं, WBC हो गए, ठीक है, आरबीसी हो गया, WBC हो गया। ये अगर बिना किसी मीडियम के ट्रांसफ़र करेंगे, अगर मान लो कि मैंने एक गिलास लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सिर्फ शुगर डाल दिया, चीनी के दाने डाल दिए, ठीक है, और नींबू निचोड़ दिया, नींबू डाल दिया, ठीक है, उसमें मैंने क्या डाल दिया, सिर्फ नींबू डाल दिया। तो क्या यहाँ पर ये शुगर अच्छी तरह मिक्स हो पाएगी, क्या पता, क्या यहाँ पे नींबू के साथ अच्छी तरह एक सॉल्यूशन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, बिकॉज यहाँ पे वाटर है ही नहीं। तो वहाँ पे यहाँ पे मेन काम जो हमारा करता है ना, ये हमारा काम मेन काम करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% एंड सेल्स है अबाउट 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा जो है ना, हमारा सबसे पहले जो ब्लड है वो दो चीज़ से बना है,
एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल। प्लाज्मा कितना होता है 55%, ये होता है 45%। ठीक है, ये 55% है, ये हमारा 45% है। इन दोनों को मिला के हमारा ब्लड बन गया। अब ये प्लाज्मा यहाँ पे कैसे, मैंने आपको नींबू पानी का एग्जांपल दिया, तो प्लाज्मा इज लाइक वाटर, और जो ब्लड सेल्स हैं वो बाकी शुगर, नींबू, ये सब का काम कर रहे हैं। तो प्लाज्मा एक मीडियम है जो उसको फ्लो होने की एबिलिटी दे रहा है। अगर मान लो यहाँ पे प्लाज्मा नहीं होता तो वो क्या बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता। अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता तो वो शहद की तरह, आपने देखा ही होगा जो शहद होता है वो कितनी स्लो 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 मूव करता है, लेकिन जो पानी होता है वो बहुत फास्ट फास्ट मूव करता है। तो हमारी जो बॉडी है उसको चाहिए भी बहुत जल्दी जल्दी ब्लड, तो उसके लिए हमारा जो प्लाज्मा होता है ना वो एक तरह से उसको फ्लूइड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो अच्छी तरह मूव कर पाता है। ब्लड तो क्या गए, सेल्स कह सकते हैं, सेल्स जो है अच्छी तरह मूव कर पाता है ब्लड के अंदर। नाउ यहाँ पे आपने देखा होगा ये रे 55% प्लाज्मा लिखा हुआ है, सेल्स 45% लिखा हुआ है, राइट। नाउ सीरम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और क्लोटिंग फैक्टर हैव बीन रिमूव्ड। द सीरम कंटेन नो सेल्स और क्लोटिंग प्रोटीन्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सीरम क्या होता है, सीरम कैन बी ऑब्टेन, सीरम कहाँ से मिलता है, सीरम हमें ब्लड प्लाज्मा से मिलता है, फ्रॉम विच प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और क्लोटिंग फैक्टर्स हैव बीन रिमूव्ड, दस सीरम कंटेन्स नो सेल्स और क्लोटिंग प्रोटीन्स। हम क्या करते हैं, सीरम एक चीज़ कैसे कह सकते हैं, सीरम हम एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्लाज्मा था, ठीक है। प्लाज्मा में क्या थे, क्लोटिंग फैक्टर्स थे, ठीक है, साथ में प्रोटीन्स थे, ये सब चीज़ें थी। अब हमने क्या किया, हमने प्लाज्मा में से ना ये क्लोटिंग फैक्टर हटा दिए, प्रोटीन हटा दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ लिक्विड बच गया। और इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सीरम। यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम है ये, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। इसमें देखिए अब ये हमारा पूरा ब्लड है। ब्लड किन चीज़ों से बना, दो चीज़ों से बना, एक प्लाज्मा, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स या फिर वो सेल्स जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम यहाँ पे उसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स का नाम दिया है, ठीक है। ना हमारे पास प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। प्लाज्मा क्या कंसिस्ट करता है, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, ये सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा में। अमाइनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गैसेज होती हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, राइट। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट, दैट इज WBC। WBC को हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स आपने पढ़ा होगा कि भाई किसी को डेंगू हो गया तो उसके प्लेटलेट्स चेक करते हैं, प्लेटलेट्स तो कम नहीं होगी, वो कहाँ होती है, प्लेटलेट चेक करने के लिए हम यूँ तो है नहीं कि भाई दिमाग से कुछ वो कर रहे हैं या फिर कुछ सर्जरी वर्जरी कर रहे हैं, वो तो जो नॉर्मली हम ब्लड का टेस्ट करते हैं उसमें प्लेटलेट्स होती है। तो हमें पता लग जाएगा, यहाँ से कि जो हमारा ये है फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उनमें क्या क्या है, प्लेटलेट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC है, एरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC है। तो हमारे पास क्या है, ब्लड है। ब्लड में दो चीज़ें होती है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स किस में डिवाइड होते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक होता है ल्यूकोसाइट, डेट इज WBC, प्लेटलेट RBC। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में हर एक चीज़ होती है जो एक ज़रूरत चाहिए होती है ना, इन सेल्स को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूट्रिशंस है, प्रोटीन्स हैं, गैसेज हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नाइट्रोजन वेस्ट है, एल्बुमिन्स, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, ये सब कुछ कहाँ पे है, प्लाज्मा में है। लेकिन जो मेन सेल्स है वो कहाँ पे है, हमारे प्लाज्मा से अलग है। और ल्यूकोसाइट्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। अब बात आती है कि भाई ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं और एग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं। मान लो ये सेल्स है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है, ये क्या है, WBC है, या फिर कह लो ये ल्यूकोसाइट्स है। अगर इनके अंदर ऐसे ग्रेन मतलब दाने टाइप होंगे ना, तो हम इसे कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। अगर इनके अंदर ग्रेन्स नहीं होगी, नॉर्मल होगा, तो इसे हम कहेंगे एग्रैन्युलोसाइट्स। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मैकोसाइट्स। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये
WBC के 5 सेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। WBC कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। नाउ ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन से? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन से? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। ये सारे सेल्स हैं। आपको एज सच इतना डीप नहीं पढ़ना कि भाई सेल्स कौन से स्ट्रक्चर क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है। अगर आप चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि ना एक इमेज क्रिएट हो जाती है। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी हमें पता है कि भाई आरबीसी एक ही तरह का होता है, तो इसका कोई डिवीजन नहीं है। नाउ देयर वाज अ ब्लड। हमने ऊपर पढ़ा कि भाई ब्लड 2 टाइप का होता है। एक तो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, कितने परसेंट कितना होता है। देखो मैंने बोला था ना प्लाज्मा क्या होता है, एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। मीडियम क्या है यहाँ पे? पानी। प्लाज्मा क्या है? पानी का बना हुआ। 91% प्लाज्मा के अंदर पानी है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो भी सेल्स वगैरह होते हैं उनके वो अच्छी तरह फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। ये सब वही लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या है, इतना आपको याद नहीं करना जितना मैंने ऊपर बताया। अगर आप इतना भी लिखा होगा और एक फ्लो चार्ट बनाया होगा तो वो भी इनफ होगा। नाउ यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा। ये आप अगर रीड करो ना, ये बहुत ईजी है। अब फिर मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा आर वाटर। 90% to 91% आर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स। मैंने आपको बताया था ना ऊपर वाले डायग्राम में, ये रहा। यहाँ पे एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यही बताई हुई है कि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर हमारे आरबीसी, हमारे डब्ल्यूबीसी, कभी भी किसी को कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो डायरेक्टली कहाँ से उठाएगा? प्लाज्मा से उठाएगा, क्योंकि ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। इसके अंदर ये सेल घूम रहे हैं, और सेल किससे भरे हुए हैं, और सेल किस में फ्लो कर रहे हैं? ये हमारा प्लाज्मा है। तो अगर मान लो आरबीसी को कुछ चाहिए, मान लो भाई न्यूट्रिएंट चाहिए या फिर O2 चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? अपने आसपास से तो लेगा ना। अब मान लो अगर आपको मैगी चाहिए तो मैगी के लिए आप 10 किलोमीटर दूर तो जाओगे नहीं, अपने आसपास जो दुकान होगी वहीं से लोगे। तो प्लाज्मा कौन है? आसपास की वही दुकान है जहाँ से वो न्यूट्रिएंट वगैरह ले सकता है आरबीसी, राइट। ना यहाँ पे हॉर्मोन्स लिखे हैं, गैसेज लिखे हैं, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। नाउ देयर वाज ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब हमें ये पता है कि भाई जो ब्लड है वही हमारे कहाँ पे जाता है? ब्लड जो है वही हमारा कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। ब्लड जो है वही हमारा हार्ट में जाता है। ब्लड जो है वही हमारा लंग्स में जाता है। ब्लड जो है वही हमारा ब्रेन में जाता है, राइट। अब यहाँ से जितने भी है ना, ये यहाँ से क्या करता है? ब्लड जो है वो उठाता है वेस्ट। ये वेस्ट जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड में। और ये ब्लड मान लो फिर कहाँ जाएगा? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो ये ब्लड जाएगा किडनी में। किडनी इसको फिल्टर करेगी और इसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, यूरिक एसिड, ये सब रिमूव करके कहाँ भेज देगी? इसे यूरिन के थ्रू आउट कर देगी, ठीक है। यूरिन के थ्रू आउट कर देगी इसे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ये कहाँ से बने? जब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स चल रही होती है ना, कुछ मैकेनिज्म सेल के अंदर होते हैं, तब ये बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म पे बनते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब बनते हैं। जब ये सब बनते हैं तो वो कहाँ पे जाते हैं? ब्लड के पास जाते हैं। ब्लड से कहाँ जाते हैं? किडनी में जाते हैं। किडनी फिल्टर करके उन सबको रिमूव कर देती है। नाउ देयर वाज अ प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होने चाहिए। प्लाज्मा प्रोटीन विच मेक अप अबाउट 7%। प्लाज्मा प्रोटीन 7% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा। मान लो अगर 100 ml प्लाज्मा है तो उसके अंदर 7 ml जो होंगे ना, वो ये वाले प्रोटीन्स ही होंगे। और 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हमारे, ज़्यादा नहीं है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे 2 ही दे रखे, लेकिन हमारे 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। Now there was a plasma. Plasma protein which make up about 7% of the plasma are normally retained within the blood because they are too big to escape through the capillary pores in the tissue. देखो क्या हो रहा है ना यहाँ पर,
यहाँ पे हमारे जो प्लाज्मा है वो 7% प्रेजेंट होता है, वो हमारा जो प्रोटीन्स है वो 7% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अगर 100% प्लाज्मा है तो उसमें 7% कौन से होंगे, प्रोटीन्स होंगे। नाउ नॉर्मली रिटेन विद इन द वाइट ब्लड सेल्स, नॉर्मली रिटेन विद द ब्लड बिकॉज दे आर टू बिग टू escape थ्रू द कैपिलरी पोर्स इन द टिश्यूज। ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये हमारा मान लो सेल है, ठीक है। अब सेल में आरबीसी भी है, यहाँ पे ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्रोटीन्स भी है। क्या होता है ना, प्रोटीन्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो जो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये ब्लड वेसल्स है, इसको पास नहीं कर पाते, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ इसके अंदर ही घूमते रहते हैं। अब क्या होता है, देखो क्या था ना, ये प्लाज्मा है, ये हमारा ब्लड वेसल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी हो गए, और ये प्रोटीन्स हो गए। अब क्या होगा ना, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रोटीन, अब आप देखोगे ये प्रोटीन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ना ये जो यहाँ पे स्पेस होता है ना, ये मान लो यहाँ पे सेल्स है, इनको क्रॉस नहीं कर पाता बिकॉज इसका साइज़ बहुत बड़ा है। लेकिन आपने सुना होगा कि क्या होता है ना, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनके पास फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है, फैगोसाइटिक एबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय फैगोसाइटिक एबिलिटी? फैगोसाइटिक एबिलिटी क्या होती है? फैगोसाइट मतलब किसी भी चीज़ को निगल जाना या फिर खा जाना, फैगोसाइट कर लेना उसे। डब्ल्यूबीसी, अब मान लो कि यहाँ पे सेल है, ये सेल्स हो गए, अब सेल्स के बीच में यहाँ पर वो हो गए, कोई वायरस आ गया। अब भाई डब्ल्यूबीसी को तो यहाँ से निकल के जाना ही पड़ेगा ना, यूँ थोड़ी ना कि ये ब्लड के पास आएंगे तभी वो डब्ल्यूबीसी जो है वो एक्ट करेंगे। तो यहाँ से डब्ल्यूबीसी क्या है, निकलते हैं और इनको खा जाते हैं। लेकिन ये पावर प्रोटीन्स के पास नहीं होती बिकॉज उनका साइज बड़ा होता है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ये दे आर टू बिग टू escape थ्रू द कैपिलरी पोर्स इनटू द टिश्यू। दे आर लार्जर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड विच कीप प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन। ये क्या करता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है। अब यहाँ पे ना ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मैं बताने लगा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर आप इतना समझ लो कि अगर हमें कोई भी चीज़ हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व रखनी है या फिर कोई भी एक नॉर्मल प्रेशर बनाए रखना है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए ना हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, उसी को हम कहते हैं, तभी हम कहते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे लिखा है 25 mmHg प्रेशर, दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड दैट 25 mmHg। अब मान लो कि ये हमारा प्लाज्मा है, ये ब्लड है, ठीक है, ये जो ब्लड है ना ये इन पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और मान लो कि ये जो सेल्स के साथ है ना, सेल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को एक ऑप्टिमम फोर्स होगी ना, तभी एक्सचेंज हो पाएगा सेल्स के बीच में और तभी ट्रैवल हो पाएगा सेल्स के बीच में। तो उसी फोर्स को यहाँ पे बोला गया है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 25 mmHg के बीच में एक मेंटेन होना चाहिए। वो फोर्स जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर जो कि जब ट्रैवल होगा, मान लो कि या तो ब्लड उसका सेल्स के साथ हो रहा है या फिर किसी भी वाटर के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर प्लेस का, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे हेल्पफुल होते हैं। नाउ if plasma protein level fall because of either reduced production or lost the blood vessels, osmotic pressure is also reduced and the fluid moves into the tissue and body cavities lost. Now मैंने आपको बताया ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर प्रोटीन लेवल गिर जाते हैं, अगर प्रोटीन के जो लेवल है वो गिर जाते हैं तो हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर गिर जाएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर गिर जाएगा ना तो ट्रांसफर जो होगा द मूव्स इनटू द टिश्यू। अब देखो कैसे होगा, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें से प्लाज्मा अभी बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये ना प्लाज्मा यहाँ पे जा रहा है, ना यहाँ पे जा रहा है, ना यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये आराम से अपना स्लो स्लो आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। अब क्या हुआ भाई, अब इसके अंदर से एल्ब्यूमिन वगैरह जो है ना वो कम हो गए, ग्लोबुलिन क्या है वो भी कम हो गए, ठीक है। अब ये सब कम होते गए। अब ये सब कम होने के कारण क्या हुआ, इसके अंदर से चीज़ें तो गायब होती रही।
अब गायब होने के कारण क्या होगा, इसका जो प्रेशर होगा ना वो बढ़ जाएगा, या फिर मान लो इसकी जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी। अब स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब ये ना इसको क्रॉस करना शुरू कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो क्या होता था, पहले तो एल्ब्यूमिन है भाई, बीच में अड़ गया एल्ब्यूमिन, नहीं क्रॉस करने देगा, बिकॉज एल्ब्यूमिन क्रॉस नहीं हो सकता, तो प्लाज्मा क्या अपना सीधा सीधा जा रहा है। लेकिन अब एल्ब्यूमिन हट गया, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन यहाँ पे, पहले जो एल्ब्यूमिन था वो पहले जो यहाँ पर एल्ब्यूमिन था वो एल्ब्यूमिन अब है ही नहीं, ये है ही नहीं। अब क्या होगा, प्लाज्मा आराम से अपना बाहर की बाहर मूव करेगा, जो कि उसको बाहर की बाहर मूव नहीं करना चाहिए था। नाउ एल्ब्यूमिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन कहाँ पे बनता है, लीवर के अंदर एल्ब्यूमिन हमारा बनता है। नाउ दे आर मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इन द मेन फंक्शन इज टू मेंटेन अ नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है। ऐसा क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, तो वो कौन सा है, वो हमारा एल्ब्यूमिन है। और एल्ब्यूमिन क्या हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर की मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा 5-6 मिनट के लिए आपके लिए, उसके अंदर मैं बता दूंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर असली में होता क्या है। नाउ एल्ब्यूमिन ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। एल्ब्यूमिन जो है ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। अब हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट आपने पढ़ा होगा, कोलेस्ट्रोल्स होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये थोड़ी फैट की फॉर्म्स है जो फैट हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो उस फैट को या फिर उस लिपिड्स को, मान लो कोई हमारा सेल है, सेल ब्रेक हो गया और सेल की मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। अब वो फॉस्फोलिपिड कौन उठा के लाएगा, वो एल्ब्यूमिन उठा के लाएगा, किसके पास, लीवर के पास। दैट्स वाई लीवर इसको बना रहा है। नाउ देयर वाज अ ग्लोबुलिन मोस्ट ऑफ द फॉर्म इन द लीवर एंड रिमेन, जो ज़्यादातर कहाँ बनता है, लीवर में, और जो बच जाता है वो लिम्फोइड टिश्यूज़ में बनता है। लिम्फोइड टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि हमारे WBCs वगैरह फॉर्म करते हैं। जितना भी लड़ाई झगड़े का काम होगा ना, WBC और जितनी भी जैसे कि फैगोसाइटिक सेल्स हो गए, वो हमारा कौन बनाता है, लिम्फोइड टिश्यूज़ बनाते हैं, लिम्फोइड। देयर मेन फंक्शन इज टू एंटीबॉडीज बनाना, फॉरेन मटीरियल्स जो है उनको न्यूट्रलाइज करना, फैगोसाइटिक कंडीशन जो मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। व्हाट डू मीन प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक का नाम ही आपको समझ आ जाना चाहिए, प्रोटीन और लाइटिक। प्रोटीन को, लाइटिक मीन्स प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स, उन्हें हम कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। उनको क्या करता है ये, उनको ये ब्लॉक करता है, इनिबिशन ऑफ सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, और ये क्या करता है, और ये क्या करता है, जो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं ना उनको ब्लॉक करता है, कौन, ग्लोबुलिन। और किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड मिनरल्स ऑयल लाइक थायरोग्लोबुलिन, इन सबको ट्रांसफर कराने के लिए ग्लोबुलिन एक बहुत हेल्पफुल है। नाउ देयर वाज अ हार्मोन्स हमने ऊपर पढ़ लिया है, गैसेस भी एक्सचेंज मैंने ऊपर पढ़ा दिया है आपको, क्लोटिंग फैक्टर्स भी हमने ऊपर पढ़ लिया है कि अगर हम सीरम, अगर प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर रिमूव कर देंगे तो सीरम बन जाएगा। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह हमने पढ़े थे। न्यूट्रिशंस क्या होता है, जो कि हमने मान लो हमने खाना खाया, खाना किस फॉर्म में है, खाना किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो मोनोसेक्राइड्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई प्रोटीन वाली डाइट लो, फैट मत खाओ, तो क्या होता है, फूड इज डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब कि स्टमक, ओइसोफेगस, और आगे इंटेस्टाइन्स, तो वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल, रिजल्ट इन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमने खाना खाया, खाने के अंदर मान लो प्रोटीन था, वो प्रोटीन, वो अमाइनो एसिड कहाँ जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं। वहाँ पे ब्लड क्या कर, ब्लड में क्या होता है, चाहे वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ट्रैवल होती है, और वहाँ पर ट्रैवल होने के बाद उनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टुगेदर विद द मिनरल सोर्स दे आर रिक्वायर्ड बाय द ऑल बॉडी सेल्स। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, और मैंने ऊपर आपको समझा भी दिया ऑलमोस्ट। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी एक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। देयर वाज अ 3 टाइप्स, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ब्लड के सेल्स, और ब्लड सेल्स कितने तरह के, 1 2 3, 3 तरह के। कौन से, एक तो अभी हमने पढ़ा था ना, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था ना कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने टाइप के, 1 2 3, और ब्लड सेल्स कितने तरह के, 1 2 3, वही है फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे कौन से है, एक है RBC, डेट इज एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट, WBC कौन सा था, ल्यूकोसाइट्स, राइट। इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम हीमोपोइसिस वगैरह पढ़ेंगे। बाकी आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।